हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रितन दौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम द चैप्टर सेकंड, दैट इज सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के अंदर हम लोग को सारी की सारी कुछ पुरानी चीज़ें भी रिलेट करनी है। अब पुरानी चीज़ें जो यहाँ पर रिलेट करनी है वो हमें करनी होंगी कंसंट्रेशन टर्म्स के रिस्पेक्ट में। तो चलिए हम इस सेशन में सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्टरी सेशन आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें पहले आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी समझनी है कि सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर जब मैं बात करूंगी सॉल्यूट की तो वो क्या है, जब कहा जाएगा सॉल्वेंट तो वो क्या है, कितना नंबर ऑफ मोलर प्रोपोर्शंस आपको उनके लेने हैं। तो ये सारी का बेसिक इंट्रोडक्शन हम वाला इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आइए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी सॉल्यूशन। अब आप हिंदी में बोलते हैं तो विलियन, यानी कि कोई ना कोई लिक्विड फॉर्म में बात होगी। बेसिकली सॉल्यूशन वर्ड से ही क्या समझ में आ गया है कि भाई यहाँ ये लिक्विड सॉल्यूशन कह लो एक तरीके से। पहली चीज तो ये, ठीक है। अब दूसरी चीज, सॉल्यूशन जब कभी भी हम बोलते हैं यानी कि कोई मिक्सचर है तो वो क्या है? इट इज एन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। किसका मिक्सचर कहा है मैंने? होमोजीनियस मिक्सचर इसको कहा है, और टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स जिनकी कंपोजिशन जो है वेरी होती रहती है सर्टेन लिमिट्स के साथ, उसी को आप कहते हैं सॉल्यूशन। अब जरूरी तो नहीं कि हर बार सॉल्यूशन जब आप बना रहे हैं तो एक ही चीज का बनाएंगे, लाइक वाटर एंड सॉल्ट, शुगर प्लस वाटर, नहीं। बहुत सारे बेसिक प्रोपोर्शंस होते हैं, यानी कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो वेरी करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। अब वहाँ पर जो मेजर चीज़ है जो याद रखनी होती है और पता करनी होती है कि कौन एक्ट करेगा सोल्यूट की तरह और कौन एक्ट करेगा सॉल्वेंट की तरह। तो ये क्या है सॉल्यूशन के लिए मेजर इंपॉर्टेंट बात। तो आओ अब सुनो, अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपसे क्या कहा, चलो ये लो लिख लिया इसको सॉल्यूशन। फिर मैंने आपके सामने दो टर्म्स बोली अभी, वन इज सॉल्यूट एंड अदर इज व्हाट? सॉल्वेंट। और याद आया होगा जब कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाया था वहां भी मैंने बताया था सॉल्यूट को हम मेजरली क्या कहते हैं? जिसको हम स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं। तो अब हम कंफ्यूज तो होंगे नहीं। और सॉल्वेंट के केस में क्या होता है? जिसको हम लार्जर क्वांटिटी में लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात पूछती हूं कि अगर मम्मा ने कहा शिकंजी बना के ले आओ, तो वहां शिकंजी में आप क्या क्या एडिशन करोगे? पहला वाटर, ठीक है, फिर आपकी शुगर, कुछ सॉल्ट, और फिर बाकी के तुम्हारे फ्लेवर्स। तो यहां पर मेजर कॉम्पोजिशन कौन है? मेन सबसे ज्यादा कौन यूज होने वाला है? वाटर। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा यहाँ पर? सॉल्वेंट की तरह। अब ये शुगर हुआ, सॉल्ट हुआ, अदर जो भी तुमने लगाया कि ठीक है हाँ लाइम वाटर है, थोड़ा सा लाइम उसमें ऐड किया, तो ये सब कितना है? स्मॉल प्रोपोर्शंस में आप यूज कर रहे हैं, तो किसकी तरह एक्ट करेंगे? सॉल्यूट की तरह। पहली चीज तो ये समझनी है, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपसे क्या कहूंगी, जब कभी भी हम यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशंस के ऊपर बात करेंगे, किस किस की? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और होल ओवर आप कहेंगे किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। यहाँ आप कंसंट्रेशंस को भी रिलेट करते हैं। तो पहली बात समझ में आई। चलो अब आओ, अब मैंने आपसे क्या कहा? होमोजीनियस मिक्सचर है, टू और मोर कंपोनेंट्स का। वो किसका है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, कुछ भी हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें दो कंपोनेंट्स होंगे। बाइनरी वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा है, दैट मीन्स अ कंपोजिशन ऑफ टू। तो यहां आप कहेंगे जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे। आओ, अब मैंने आपसे कहा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हिंदी में भी आपको पता है सॉल्यूट को आप कहते हैं विले, और सॉल्वेंट को क्या कहते हैं? विलायक, जिसके अंदर घोला जाएगा। तो देखिए सॉल्यूट क्या कहा मैंने? द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट रिलेटिवली इन स्मॉलर प्रोपोर्शन इन द सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। ये लीजिए, सॉल्वेंट जो लार्जर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है दैट इज सॉल्वेंट। ये तो हो गई हमारी सिंपल टर्म्स। अब आओ कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में देखो, मैं अब 1 to 1 थोड़ी मिक्सिंग की आपसे बात करूंगी कि अगर मैंने बेसिक एग्जांपल लिया कि मैंने गैस प्लस गैस का ही कॉम्बिनेशन किया। क्या कहा? गैस प्लस गैस, मतलब मैं O2 और N2 की ही बात कर लूँ, दोनों ही गैसियस फॉर्म में है। अगर इनको मिक्स कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? गैसेज इन एयर, जो हम एयर पोल्यूशन में देखते हैं। गैस प्लस लिक्विड की बात की जाए तो आप क्या कहते हैं? वो बनता है एरेटेड वाटर।
और गैस प्लस सॉलिड की बात जब आप करते हैं तो दैट इज योर अक्लूडेड हाइड्रोजन। बहुत बार एग्जाम में ये एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं, तो ये टेबल बेटा लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइकवाइज मैं अगर कॉम्पोजिशन में बात कर रही हूँ लिक्विड के टर्म में, पहले हमने गैस से कॉम्पोजिशन देखा, गैस के साथ सॉलिड लिक्विड गैस तीनों का। अब मैं लिक्विड के साथ तीनों का देखूंगी। जब मैं लिक्विड में गैस मिक्स कर रही हूँ तो दैट इज इन फॉर्म ऑफ मॉइस्ट एयर। लिक्विड प्लस लिक्विड, लाइकवाइज अल्कोहल इन वाटर, टॉलिन प्लस बेंजीन, वाटर प्लस कोल्ड ड्रिंक। होता है क्या वाटर प्लस कोल्ड ड्रिंक? नहीं होता, ठीक है। वाटर प्लस रूह अफ़ज़ा, मिल्क प्लस चोको पाउडर, तो बहुत सारी चीज़ लिक्विड फॉर्म में जो होता है, ठीक है। ये लीजिए किसके फॉर्म हो गए? अल्कोहल इन वाटर, लिक्विड प्लस लिक्विड। फिर आओ लिक्विड प्लस सॉलिड। लिक्विड के साथ मैं किसकी कॉम्पोजिशन यहाँ कर रही हूँ कि सॉल्वेंट कौन है मेरा? सॉलिड। अभी बताया सॉल्यूट जो स्मॉल में है, सॉल्वेंट जो लार्जर में है, तो यहाँ ज़्यादा प्रोपोर्शन में कौन है? सॉलिड। तो मरकरी इन जिंक अमलगम, जब कभी भी हम ZnHgO आपने देखा है बहुत बार लिखा हुआ, दैट इज जिंक अमलगम, ठीक है। अब आओ सॉलिड की कॉम्पोजिशंस देख लेते हैं। सॉलिड में हमारा सॉलिड है सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन है? गैस। तो क्या बन जाएगा? स्मोग। थोड़े दिन बाद देखने को मिलेगा सर्दियाँ आती। सॉलिड में लिक्विड, लिक्विड की मात्रा ज़्यादा है तो सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन। अब सॉलिड में सॉलिड तो फिर अलॉयज। तो अब आपने तीनों तरह से कॉम्पोजिशंस पढ़ लिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पर। सॉल्वेंट अभी बताया लार्जर प्रोपोर्शन, सॉल्यूट स्मॉलर प्रोपोर्शन, और उसके बेसिस पर कुछ एग्जांपल्स जो मेजरली एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं इन टर्म्स ऑफ सो मैनी टाइप्स। तो याद रखेंगे गैस के साथ रिलेशन, लिक्विड के साथ और सॉलिड के साथ। ये याद रख लेना कि जब कभी भी गैस की इधर बात चल रही है तो ये कम प्रोपोर्शन वाले हैं, फिर तीनों के साथ मिक्सिंग करनी है, मेन है एग्जाम्पल याद रखना। चलो ऐसे ही एक और टेबल देखो, यहाँ एक और टेबल मैंने तुमको बनाई है, ये भी इंपॉर्टेंट। अब फिर से वही गैस है सोल्यूशन, सॉल्यूट मेरा गैस है, सॉल्वेंट क्या है मेरी? गैस। तो क्या होगा? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मैंने अभी बताया आपको। ऐसे ही जब मेरा सॉल्यूट लिक्विड है, सुनना तो गौर से, गैसेस सोल्यूशन में मेरा सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट गैस है, तो क्या होगा? क्लोरोफॉर्म की मिक्सिंग नाइट्रोजन गैस के साथ। ऐसे ही जब मेरा सॉलिड तो सॉल्यूट है कम मात्रा में और सॉल्वेंट जो ज़्यादा मैं ले रही हूँ वो गैस है, तो क्या हो जाएगा? कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ मैंने आपको लिख के दिया। सीधे क्वेश्चंस जो आए हैं वो मैंने यहाँ आपको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं। ऐसे ही लिक्विड के रिस्पेक्ट में देखो, लिक्विड में देखोगे गैस प्लस लिक्विड, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, लिक्विड लिक्विड, इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, सॉलिड और लिक्विड तो ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। कर लोगे? ऐसे ही सॉलिड में चेक कर लो, गैस कम मात्रा में है, सॉलिड सॉल्वेंट है तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। लिक्विड और सॉलिड अभी बताया जिंक अमलगम, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, सोडियम के साथ भी बना सकते हैं, जिंक के साथ भी। और सॉलिड सॉलिड कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दोनों टेबल याद रखनी है, ये वाली भी ये वाली भी रख लोगे। मैंने दुनिया के सारे एग्जाम्पल्स खींच लिए जो अब तक पूछे गए हैं, फिर भी एक दो रह जाएगा तो प्रैक्टिस सेट में ले आएंगे, ठीक है। तो इतने तो याद करो पहले। चलो आओ अब आगे चलते हैं। अब हमें पढ़नी है, अभी हमारा बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है, अभी हम किसी बड़े वेरिएशन पे नहीं पहुँचे। तो आओ अब क्या पढ़ोगे? सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। क्या कहा जा रहा है? सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, यानी हिंदी में अगर आप सुनेंगे तो तरल पदार्थों में ठोस का विलयन। अब किसका बनाना है? देखो कितना अच्छे से समझ में आ रहा है इस लाइन से। तरल पदार्थों में यानी लिक्विड्स में ठोस का विलयन किसका? सॉलिड का सॉल्यूशन आपको बनाना है। तो इसमें सॉल्यूट कौन होगा? सॉलिड। यही बातें हैं जो याद रखनी है, क्योंकि आपको विलयन किसका बनाना है? ठोस का। तो कम मात्रा में किसको लेंगे? सॉलिड को। और सॉल्वेंट क्या होगा यहाँ पर? लिक्विड, जिसको आप एक्सेस अमाउंट में यहाँ लेंगे। ये किस में है? स्मॉल अमाउंट में है। और ये क्या है? एक्सेस अमाउंट, यू कैन से लार्जर ऑल्सो। ये लो, ठीक है। अब ऐसे ही एक और नाम होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वैसे पढ़ा चुकी हूँ, कांस्टेंट भी पढ़ा चुकी हूँ। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? वो सॉल्यूशन जो हमेशा कांटेक्ट में होते हैं एक्सेस सॉल्यूट के साथ।
क्या कहा है मैंने? वो सॉल्यूशंस जो हमेशा जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है, उस प्रोसेस में जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है उसको कहा जाता है क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आओ, ऐसे ही सॉल्युबिलिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट to form a saturated solution at a given temperature is termed as solubility। याद आएगा solubility product, solubility constant, सबकी सब pK टर्म्स निकाली थी, वही बातें हैं। क्या कहते हैं इसको? सोल्यूट का वो अमाउंट जिसको आप 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। अभी बताया कि जिसमें सोल्यूट जो है एक्सेस अमाउंट में रहता है वही सैचुरेटेड बनता है। दूसरी चीज़, गिवन टेम्परेचर पे आप इस चीज़ को याद रखेंगे, जो आपके पास पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज गिवन है उसको आप कहते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। आ जाओ, अब सॉल्यूबल सब्सटेंस क्या होते हैं? जो घुल जाएंगे। सॉल्यूबल मतलब जो इजीली डिज़ोल्व हो गए। मैंने तुमको आधा ग्लास पानी दिया और कहा बेटा इसमें 1 चम्मच शक्कर जो है शुगर मिक्स कर दो। तुमने उसको स्टर किया, डिज़ोल्व किया, खुल गया। तो हमने वहाँ पर क्या किया? ये शुगर सॉल्यूशन है, इजीली यहाँ पर शुगर डिज़ोल्व हो गई। वही चीज़ है जिसकी सॉल्युबिलिटी 1 ग्राम पर 100 ml से ज़्यादा हो। अब आपसे क्या पूछा जाता है? ये नहीं पूछेंगे कि सॉल्युबल क्या होते हैं और आपने कहा जो डिज़ोल्व हो जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा अब सॉल्युबिलिटी यानी सॉल्यूशंस के रिस्पेक्ट में, कॉन्सेंट्रेशन टर्म के रिस्पेक्ट में। तो आपको याद रखना है जिनकी सॉल्युबिलिटी ग्रेटर दैन 1 ग्राम पर 100 ml हो उनको आप कहते हैं सोल्यूबल सब्सटेंसेस। क्या कहा? फिर से रिपीट करूंगी, ग्रेटर दैन 1 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, आओ ऐसे ही इनसोल्यूबल क्या हो जाएंगे? आप कह देंगे जस्ट रिवर्स, लेस देन 0.001 ग्राम पर 100 ml, जो डिज़ोल्व नहीं होंगे और हो रहे हैं तो बहुत ही माइनर अमाउंट में, बहुत ही ज़्यादा मिनिमम अमाउंट में जब वो डिज़ोल्व होंगे पर 100 ml के रिस्पेक्ट में, तो आप उसको क्या कहेंगे? इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस। ऐसे ही स्प्रिंगली सोल्यूबल क्या होंगे? थोड़ा डिज़ोल्व हो जाएंगे, थोड़े नहीं होंगे। दैट मीन्स कुछ ना कुछ वहाँ पर प्रेसिपिटेशन जैसा फॉर्म रहेगा। तो आप कहते हैं जिनकी सोल्यूबिलिटी 1 ग्राम से तो लेस देन होगी। ठीक है, 1 ग्राम से तो लेस देन होगी और मोर देन होगी 0.001 ग्राम से। तो अब तीनों रिलेशन को याद कर पाओगे? आ जाओ, कैसे करोगे? पूछ लिया जाए सॉल्यूबल, तो आप लिखोगे जिसके अंदर सॉल्युबिलिटी S ग्रेटर देन 1 ग्राम पर 100 ml हो। ठीक है, दूसरा इनसोल्यूबल, इसको आप कहेंगे जिसके अंदर सॉल्युबिलिटी लेस देन 0.001 ग्राम पर 100 ml हो। और थर्ड क्या है आपका? स्पेरिंगली सोल्यूबल, जिसमें क्या कहा अभी? लेस देन 1 ग्राम एंड ग्रेटर देन 0.001 पर 100 ml। तो अब याद रख लोगे तीनों रिलेशंस को। लिख लो शॉर्ट फॉर्म में। बहुत मैंने तुमसे इतनी बार कहा है हमेशा लैंग्वेज के पीछे मत पड़े रहा करो, उसी को अपने फॉर्मेट में लिखा करो, अपनी हैंड रिटन में लिखा करो जितना इजी रहे। क्या किया है? लैंग्वेज की जगह उठा के लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल लगाया और लिखा। अब याद हो गया? सोल्यूबल ग्रेटर देन 1 ग्राम पर 100 ml, इनसोल्यूबल लेस देन 0.001 ग्राम पर 100 ml, और स्प्रैंगली पूछे तो ग्रेटर देन 0.001 लेस देन 1 ग्राम, और दोनों के केस में ही पर 100 ml के रिस्पेक्ट में बात चल रही है। तो बात खत्म। आ जाओ नेक्स्ट, अब हमें पढ़ने हैं कुछ फैक्टर्स जो सोल्यूबिलिटी को इन्फ्लुएंस करेंगे। कौन कौन से होंगे? सबसे पहला होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर का बहुत फ़र्क पड़ेगा। कैसे? आपने कहा अगर डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है, मुझे एक बात बताओ, एंडोथर्मिक पढ़ाया था
और मैं कह रही हूं कि अगर यहाँ पर जब आप डिसॉल्व कर रहे हैं, डिसोल्यूशन क्या कह रहा है, डिसॉल्व करने की क्षमता, तो अगर जब डिसॉल्व करने की क्षमता एंडोथर्मिक है, मींस कि सॉल्युबिलिटी यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ इंक्रीज होनी चाहिए, तभी आप डिसोल्यूशन के प्रोसेस को एंडोथर्मिक कह सकते हैं। क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट कर रही हूं कि जब कभी भी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक कहलाएगा। आई बात समझ? एग्जाम्पल देख लो, NaNO2, KNO3, NaCl। और अगर इसी को जस्ट मैं रिवर्स करके पूछ लूं कि आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक कब होगा, एक्सोथर्मिक कब होगा, जस्ट उल्टा, जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ साथ। तो अब एंडो आ जा या एक्सो आ जा, तो बस दो रिलेशन याद रखो। एंडो के केस में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी विद टेम्परेचर, ठीक है। एक्सो के केस में क्या करोगे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी विद टेम्परेचर। ये लो, दोनों हो गए रिलेशन क्लियर। तो एक्सो और एंडो किसी का भी केस आ जाए अब आप बता सकते हैं। एग्जाम्पल्स, Li2CO3, Na2CO3, Na2SO4 एंड CeSO4 कर लोगे। चलो नेक्स्ट आओ, अब है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स। अब आपको पढ़नी है आयनिक ठोस की विलयता। यहाँ पर क्या होगा, अब आयनिक सॉलिड की बात होगी तो लैटिस एनर्जी याद आ जानी चाहिए, क्रिस्टल लैटिस याद आ जाने चाहिए, और पहले वाला चैप्टर पूरा याद आ जाना चाहिए, सॉलिड स्टेट, जो जस्ट इससे पहले अपन ने पढ़ के अभी खत्म किया है। तो सॉलिड स्टेट के अंदर हम आयनिक सॉलिड्स की बात करते थे और लैटिस एनर्जी हमने वहीं से इनिशिएट की थी टर्म। तो क्या होगा, जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम होगी, क्या कह रही हूं मैं, लैटिस एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी और हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन लिख रही हूं मैं, जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी होगी। सॉल्युबिलिटी होगी। तो दो टर्म्स क्या याद रखोगे इसके रिस्पेक्ट में, कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कब होगी, जब लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी और हीट ऑफ हाइड्रेशन वहां पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इन टर्म्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स। याद रह जाएगी बात, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस, हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीजेस, सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, इंक्रीजेस। ये लो, अब देखिए लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, पहले ये बताओ। लैटिस एनर्जी का मतलब ही क्या है, आयनिक सॉलिड्स में बात हो रही है, और सॉलिड्स में बात हो रही है तो रेगुलर अरेंजमेंट होगा, दैट मींस क्लोज्ड पैक्ड, क्लोज पैक स्ट्रक्चर होगा, इजीली रैंडमली मूव तो नहीं कर पाएंगे वो। तो इसका मतलब होल ओवर ये किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रक्चर लैटिस क्लोजली वहां पर अरेंज होगा। तो पहली चीज मैं ये कह सकती हूं कि ये डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, ऑपोजिटिवली चार्ज आयंस के बीच में। हमेशा अट्रैक्शन ऑपोजिटिव चार्ज आयंस के बीच में ही होता है। तो क्या इस रिलेशन को मैं कुछ ऐसे लिख सकती हूं, F इज इक्वल्स टू Q, क्या है यहां पर, चार्ज, ऑपोजिटिवली दोनों के केस में मैंने लिख दिया, बाय R²D। अब आप कहेंगे ये क्या है, आपकी डिस्टेंस, ठीक है, आ जाओ। अब यहां पर Q और Q' तो है आपके चार्जेस, R है आपका डिस्टेंस, और D यहां पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस मीडियम का, क्योंकि हमने रिलेशन दिया है किसके रिस्पेक्ट में, आयनिक सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में। रिलेशन याद रह जाएगा, F इज इक्वल्स टू, लो यहां लिख दो, Q' अपॉन R²D। क्या कहा हमने, जो लैटिस एनर्जी है तो हमें पता चल रहा है आयनिक सॉलिड्स में बात हो रही है, सॉलिड्स में बात हो रही है तो क्लोज पैक अरेंजमेंट होगा। क्लोज पैक अरेंजमेंट कब होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में ज्यादा होगा। दैट मींस लैटिस एनर्जी डिपेंड करेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में है, इन ऑपोजिटिवली चार्ज आयंस के बीच में, ठीक है। और साथ साथ ये ऑपोजिटिवली चार्ज आयंस के बीच में आप लैटिस एनर्जी की जब बात कर रहे हैं सॉलिड के बिहाफ पे, तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस पर भी इफेक्ट पड़ेगा।
और आप कहेंगे ओवरऑल मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में भी। तो अब रिलेशन क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फॉर्मूला भी समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, अब रिलेट भी कर लिया। चलो अब चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे नॉन आयनिक सॉलिड्स की। पहले हमने डिस्कशन किया आयनिक सॉलिड्स को लेके, अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं नॉन आयनिक सॉलिड्स को लेके, वो भी किसके बेसिस पे? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटीज के बिहाफ पे। तो चलो क्या कहा जाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर पोलर ग्रुप्स होते हैं। पोलर ग्रुप का मतलब क्या है? जहां कहीं भी OH मिल जाए। तो याद रखना उन ग्रुप्स को कहा जाता है पोलर ग्रुप्स। ठीक है, चलो तो क्या कहा, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स उनके अंदर पोलर ग्रुप्स पाए जाते हैं, और जब पोलर ग्रुप्स पाए जा रहे हैं तो पोलर सॉल्वेंट्स में ही सोल्यूबल होंगे। जैसे वाटर, वाटर के अंदर OH होता है, H2O, डिसोसिएट करो H+ एंड OH-। मिथेनॉल, तो इसके अंदर भी OH होता है। तो आप इस तरीके से रिलेट करके आराम से बता सकते हो। जबकि अदर जो होंगे, अदर सॉल्वेंट्स जो होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर उनकी टेंडेंसी OH के बिहाफ पे आप चेक नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आप कह रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स यानी कि नॉन आयनिक सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में वो कंटेन करते हैं पोलर ग्रुप्स को, दैट मीन्स OH ग्रुप कंटेनिंग सॉल्वेंट्स। चलो अब नेक्स्ट चेक करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। आयनिक देख लिया, नॉन आयनिक देख लिया, अब गैसेस के बेसिस पे भी देख लेते हैं। गैसेस के बेसिस पे आप कहेंगे तो ये एक्सप्रेस किया जाता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के बेसिस पे। क्या कहा मैंने? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के बेसिस पे इसको डिफाइन किया जाता है या फिर एक्सप्रेस किया जाता है। दूसरी चीज, यहां पर आप इसको डिफाइन कैसे करते हैं? या तो वॉल्यूम ऑफ गैस के रिस्पेक्ट में, जो रिड्यूस्ड हो, NTP और STP अगर दो फॉर्म्स याद हो तो, दैट मीन्स डिसॉल्व बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट at a particular temperature and 1 atmosphere of the pressure of the gas. क्या कहा? It is generally expressed in terms of absorption coefficient, जिसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? As a volume of a gas. Absorption coefficient कह लीजिए या volume of gas कह लीजिए, दोनों के केस में बात सेम ही है। ठीक है, जिसमें reduced to NTP, that means dissolved by unit volume of a solvent at a particular temperature and 1 atmospheric pressure of gas। तो ये बात बिल्कुल याद रखना। चलो अब एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है कुछ गैसेस का 20 डिग्री सेल्सियस पे देख लेते हैं। ये जो यहाँ टेबल मैं आपको बना के दे रही हूँ, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने पे कहा है? 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ मैंने सॉल्वेंट लिया है वाटर, इथेनॉल और बेंजीन। क्या क्या है मेरा सॉल्वेंट? वाटर, इथेनॉल, बेंजीन। तो अब यहां पर आप इनका रेशो देखो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल के केस में भी मैंने चारों का यहां आपके पास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज लिख के दी हैं। अब ये वैल्यूज आपको काम आएंगी तो न्यूमेरिकल में काम आएंगी, और जब भी काम आएंगी तो ये टेबल वहां गिवन होगा। कोई आवश्यकता नहीं है कि हमको इनको रटना है, याद करना है, नहीं। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यूज आपको गिवन होती हैं। चलो अब कुछ फैक्टर्स देखते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को। तो चलो सबसे पहला नेचर ऑफ गैस मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ईजिली लिक्विफाइबल गैसेस जो होती हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। जो जल्दी लिक्विफाई हो जाएंगी तो उतनी ही जल्दी सॉल्युबल भी होंगी। जैसे CO2 मोर सॉल्युबल है O2 और H2 से। ऐसे ही अगर हम सॉल्वेंट के नेचर की बात करें तो वो गैसेस होंगी जो आयंस फॉर्म करने के लिए कैपेबल हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वो ज़्यादा सॉल्युबल होंगी। क्या कहा मैंने? गैसेस विच आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस आर मोर सॉल्युबल इन वाटर than in other solvents. For example, HCl, NH3 and so on. आओ एक है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के केस में क्या है? सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज होगी टेम्परेचर के बढ़ने पे और कांस्टेंट प्रेशर पे, जिसको आप पढ़ेंगे हेनरीज लॉ में। तो क्योंकि अभी हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो हमें सारी टर्मिनोलॉजी जाननी थी। इसके बाद हम पहले पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स को। कोई दिक्कत नहीं है, इसके इनिशियल में जब मैंने फर्स्ट चैप्टर कराया था, जहाँ पढ़ाया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो वहाँ भी याद होगा 11th के अंदर जो हमने पढ़ा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वहाँ हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हुई हैं। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से एक बार और समझेंगे।
नेक्स्ट पार्ट में। तो क्या कहा, सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ और कांस्टेंट प्रेशर पे, और प्रेशर ऑफ द गैस ही कहलाता है हेनरीज लॉ। आओ, तो यहाँ तक आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट को कर लिया है कवर, ठीक है। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम आपके साथ शुरुआत करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स को लेके। वहाँ हमें फिर से वही सारी चीज़ें पढ़नी है, नॉर्मलिटी, मोलारिटी एंड सो ऑन। अब हम बात कर लेंगे वही सारे एस्पेक्ट के साथ। फिर हमें यहाँ इस पार्ट में जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत बड़ा चैप्टर ये है नहीं। देखो, हमने सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन इसका कर लिया है, ठीक है। फिर हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स के बाद हम पढ़ेंगे कुछ सॉल्युबिलिटी लॉज। 2 लॉज पढ़ने हैं आपको यहाँ पर। एक तो है हेनरी और दूसरा है रॉल्ड्स लॉ, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, और इसमें हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड सो ऑन। और लास्ट में हम कुछ थोड़ा सा ऑस्मोटिक प्रेशर का पार्ट पढ़ते हुए ये चैप्टर हो जाएगा वाइंड अप। तो ये कुछ मेजर पार्ट है इस चैप्टर के जो हमको कवर करने हैं। तो हमने अभी ये पार्ट कर लिया। थोड़ी देर में मिलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ। तब तक इस वाले सेशन को छोटा सा ही था, रिवाइज कर लो अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।